नमस्कार। आज की क्लास में भाषा के अंतिम स्वरूप को अपन पढ़ेंगे और आज की क्लास में है भाषा के रूप या भाषा का स्वरूप। भाषा के विविध रूप। देखिए बेटा, भाषा क्या है, कितना भाषा के अंदर है, भाषा की विविध जो भी विषय वस्तु थी उसको अपन ने पढ़ा और भाषा के विविध रूपों में आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन राजभाषा। राजभाषा। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन संपर्क भाषा। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन संपर्क भाषा और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन मातृभाषा। और भी कई रूप हैं जिसके बारे में अपन अध्ययन करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं राष्ट्रभाषा? अर्थात अपना एक राष्ट्र होता है। भारत अपना एक राष्ट्र है, यानी कि एक वह भाषा जो किसी राष्ट्र के, जो किसी देश के लोगों के द्वारा, यानी किसी देश की लगभग 70% जनसंख्या के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या जिस भाषा को व्यवहार में लाया जाता है वह भाषा राष्ट्रभाषा होती है। अर्थात जब किसी देश की अधिकतर जनसंख्या यानी 60 से 70% के द्वारा जिस भाषा को व्यवहार में लाया जाता है, जिस भाषा को व्यवहार में लाया जाता है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, एक बार फिर से आप देखिए कि जिस देश की संपूर्ण जनसंख्या के 60 से 70% लोगों के द्वारा, जनसंख्या के द्वारा जिस भाषा को अपने दैनिक व्यवहार में लाया जाता है, अपने कामकाज में लाया जाता है, अर्थात जिसको समझा जाता है, बोला जाता है, यानी अधिकतर लोगों के द्वारा राष्ट्र के अधिकतर लोगों के द्वारा जिस भाषा
जिस भाषा को बोला व समझा जाता है, बोला व समझा जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। अपने देश की लगभग 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है। हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई अपने देश की भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही है। क्योंकि लगभग 60% के करीब यानी 58% लोगों के द्वारा यदि जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह भाषा कौन सी भाषा कहलाने योग्य है? राष्ट्रभाषा कहलाने योग्य है। अब देखिए राष्ट्रभाषा के लिए क्या है क्या नहीं है। हमारा संविधान जब बना तो उसमें राष्ट्रभाषा के लिए कोई किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 व अनुसूची 8 में हिंदी भाषा के लिए कोई राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर इसके लिए राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। राजभाषा शब्द का उल्लेख है। देखिए जब हमारा संविधान बना तो उस समय हिंदी के लिए कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था। जब राष्ट्रभाषा का मुद्दा आया तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को एक दक्षिणी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम था श्री गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने संविधान में इसके लिए आवाज उठाई थी और उनके प्रयासों से जब वोटिंग हुई तो लगभग 312 सदस्यों में से 289 सदस्यों ने हिंदी के राजभाषा के लिए शब्द का उल्लेख हुआ, राजभाषा के लिए उल्लेख हुआ और उसमें
यह प्रावधान किया गया, यह देखा गया कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं राजभाषा क्या है। राजभाषा, आपने राष्ट्रभाषा पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं अपन राजभाषा। अब पढ़ेंगे राजभाषा। देखिए, आपने राष्ट्रभाषा में पढ़ा है कि जिस राष्ट्र के लोग जिस भाषा को अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने कामकाज में लाते हैं और जिसे अपने दैनिक कार्यों में प्रयुक्त करते हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ है कि जिस भाषा में जिस भाषा में किसी देश की सरकार द्वारा अपने कामकाज शासन संचालन या शासन प्रशासन से संबंधित पत्र व्यवहार एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है वह भाषा राजभाषा होती है। वह राजभाषा होती है। अब यहां अपन को देखना है कि किसी भी प्रशासन के द्वारा जब शासन संचालन में प्रशासनिक कार्यालयों में जिस भाषा को अपने व्यवहार में लाया जाता है, जिस भाषा में कार्यालय संबंधी कार्य होते हैं, कामकाज होते हैं, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। और यहाँ पर उल्लेख है अपने देश के लिए, अपने देश में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, इस विशाल राष्ट्र में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, लगभग अधिकतर राज्यों में जो भी प्रशासनिक कामकाज होते हैं वे सारे हिंदी भाषा में होते हैं। तो अपन, हालांकि सारे नहीं होते, लेकिन बहुत से कामकाज जो है लगभग देश में, लगभग राष्ट्र में, तो वह हिंदी भाषा में होते हैं। इसलिए इसे
राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदी भाषा। अब यहाँ पर देखिए उल्लेख मिलता है, क्या उल्लेख मिलता है कि इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया, किस प्रकार से किया गया। देखिए अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा का उल्लेख किया गया है। 343 से लेकर 351 तक भाषा का या भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके लिए एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। और भाग 17 में इसका उल्लेख पढ़ने को मिलता है। भाग 17 में इसका उल्लेख पढ़ने को मिलता है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में बहुमत के साथ राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतया इसे राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। तो यह है अपनी भाषा, राजभाषा। अब अपन पढ़ते हैं संपर्क भाषा के बारे में। संपर्क भाषा ये क्या होती है? देखिए ये कक्षा 11 के लिए बहुत ही, ये जो 3-4 रूप पढ़ाऊंगा भाषा के, जो भाषा के 3-4 रूप पढ़ेंगे वो कक्षा 11 का जो वर्तमान पाठ्यक्रम NCERT ने लागू किया है उसमें ये रूप अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। देखिए संपर्क का अर्थ होता है मिलना। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब दो या अधिक व्यक्ति आपस में मिलने पर जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। यानी कि दो या अधिक व्यक्ति जिस भाषा को अपने विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं तो वह भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। देखिए जैसे राजस्थान प्रांत के लोग जब दक्षिणी भारत के लोगों से आपस में वार्तालाप करते हैं
तो दक्षिणी भारत के लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं या अपनी जैसे तमिल, तेलुगु, जो भी कन्नड़ वगैरह बोलते हैं, राजस्थानी अपनी बोलते हैं। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं, उत्तरी भारतीय दक्षिणी भारतीय से मिलते हैं, तो या तो वे अंग्रेजी में संवाद करेंगे या फिर वो हिंदी भाषा में संवाद करेंगे। तो उन दोनों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, हिंदी या अंग्रेजी, तो वह उनकी संपर्क भाषा हो गई। लेकिन जब राजस्थानी लोग राजस्थानी लोगों से मिलते हैं तो वे राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं या राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो वह भाषा उनकी संपर्क भाषा हो गई। अब आगे चलते हैं अपन मातृभाषा के रूप में। ये क्या होती है मातृभाषा? देखिए बेटा, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वह भाषा जो हमें विरासत में प्राप्त होती है, वह भाषा जो हमें विरासत में प्राप्त होती है, अर्थात जो हमें परिवार के लोगों के द्वारा, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, व अन्य लोगों के द्वारा जो हमें सीखने को मिलती है, अन्य लोगों के द्वारा जो हमें सीखने को मिलती है, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब इस मातृभाषा के रूप में यदि अपन देखें तो माँ जो होती है वह इस भाषा की प्रथम शिक्षिका होती है, क्योंकि बच्चा जब सबसे पहले बोलना सीखता है तो उस समय वह अपने माँ के संपर्क में ज्यादा होता है। तो माँ जिस भाषा या बोली का प्रयोग करती है वह बच्चा उसी भाषा या बोली को सीखता है और वही उसकी मातृभाषा हो जाती है। तो क्या है? वह भाषा जो हमें विरासत के रूप में प्राप्त होती है, विरासत के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा सीखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है। माँ इस भाषा की बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। बालक की प्रथम शिक्षिका, बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। तो अपन कह सकते हैं कि बच्चा सर्वप्रथम जिस भाषा को मातृभाषा यानी अपनी माँ, अपने दादा दादी, अपने पिता, अपने भाई बहनों से स्वीकारता है, सीखता है, ग्रहण करता है और जिस भाषा में पहले वह संवाद करना सीखता है, वही भाषा उसकी मातृभाषा होती है। अब आगे अपन देखते हैं मानक भाषा के रूप में। मानक भाषा क्या होती है? देखिए बेटा, कोई भी जो भाषा होती है, मानक भाषा
कोई भी जो भाषा होती है उसकी एक निश्चित व्याकरण होती है, उसके कुछ पैमाने होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं। अर्थात एक ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी पढ़ी जाती है, निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी और पढ़ी जाती है, और जिसका एक व्याकरण होता है, जिसकी नियमावली होती है, और जिसके मानक स्वरूप में भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर वैधानिक परिवर्तन होते रहते हैं, तो वह मानक भाषा कहलाती है। यानी कि हमारे संविधान में उल्लेखित जो लगभग भाषाएं हैं वो मानकीय भाषाएं नहीं हैं। जैसे हिंदी है, अपनी मानकीय भाषा है, यह एक मानक भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। उर्दू है, संस्कृत है, ये सभी मानक भाषा के रूप में पढ़ी जाते हैं। तो आपने भाषा के ये 5 रूप पढ़े। इसके अलावा भी कई रूप आप पढ़ सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अर्थात 2 देशों के मध्य या कोई व्यक्ति बाहर जाता है और बाहर जाकर के विदेश जाकर के जिस भाषा को पढ़ना सीखना जानता है, या 2 देशों के मध्य जिस भाषा में संवाद होता है, जिस भाषा में उसका पत्र व्यवहार होता है, उसके प्रशासकीय कार्य होते हैं, वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे भारत और अमेरिका के मध्य होने वाली जो संवाद है या उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला जो संवाद है, इसमें देखिए क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में मुख्य रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो निर्धारित भाषाएं हैं, देखिए अपने संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग 5 भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसमें 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले एक तो है ही अंग्रेजी है, इसके अलावा रशियन है, इसके अलावा चीनी है, इसके अलावा स्पेनिश है, और इसके अलावा एक भाषा जो आप फ्रेंच के रूप में जानते हैं, ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानते हैं। तो ये 5 भाषाएं हैं, और भी अगर कोई रूप होगा तो आगे अपन चर्चा करेंगे, और आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे लिपि के बारे में। धन्यवाद।